प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप मॉडल सेट तीसरे पर बात करेंगे। बात करने वाले आपके हिंदी शिक्षक जनार्दन चौधरी हैं। इनसे आप पूर्व में भी परिचित हैं। तो इस तरह आप पाठ शुरू करेंगे। मॉडल सेट, पहले ध्यान रहे कि हमने दो मॉडल सेटों को पूर्व में बता दिया है। अभी तीसरे सेट पर हम बात करेंगे। तीसरा सेट शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आइए, आप यहां देख रहे हैं कि आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। बोर्ड के तरफ से इसमें उलट पुलट भी करने की बात है। कहीं कर दें तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूछा जाता है उससे आप उत्तर देंगे, उसके हिसाब से सही उत्तर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ फेरबदल किया नहीं गया है, इसीलिए पुराने ढंग की जो बात है उसी को आधार मानकर आपको समझाया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं। मॉडल सेट में तीसरा मॉडल सेट, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20/7/1914 को हुआ, अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? आप देख लीजिए, बोलते क्षण से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर का निबंध संग्रह बोलते क्षण है, उसी से यह लिया गया है। मोहन राकेश रचित नाटक आप देख रहे हैं कौन कौन है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। आषाढ़ का एक दिन। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। प्रगीत और समाज आप देख रहे हैं, डी होगा। नामवर सिंह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन कौन है सो देख लीजिए। यहां पर शिक्षा, जूठन, अंतरिक्ष, रोज 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ही रचना होगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का नाम जूठन। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो लेखक मलयज का मूल नाम आप देख रहे हैं, भरत जी श्रीवास्तव। लेखक मलयज का मूल नाम हुआ भरत जी श्रीवास्तव, अर्थात सी होगा। तिरछ कहानी है कैसी? आप देख रहे हैं ऑप्शन में, आदर्शवादी, समन्वयवादी, मनोवैज्ञानिक, जादुई यथार्थ। इसमें अधिकतर जादू, टोना, मंत्र इत्यादि की बात की गई है, तो इसका उत्तर होगा जादुई यथार्थ, अर्थात डी। त्रिच कहानी का सही उत्तर डी होगा। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा के थे, अर्थात ए होगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म, यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें यह सही है। 9 दिसंबर 1929, अर्थात ए सही है। भक्तमाल क्या है? आप देख रहे हैं, माला, भक्त चरित्रों की माला, क्रांतिकारी, देशभक्त। भक्तमाल वास्तव में भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित है, अर्थात ये होगा, अर्थात बी सही होगा।
नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ था? देहरादून, मथुरा, वृंदावन, शिमला। आप देख रहे हैं कि इसका सही उत्तर सी होगा, वृंदावन उनका अस्थाई निवास था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? आप देख रहे हैं राजापुर बांदा, राजापुर बांद्रा, रूपपुर बूंदा, रायपुर बिंदा। इसका सही उत्तर राजापुर बांदा, बांदा जिला का नाम है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला के अंतर्गत राजापुर में तुलसीदास का जन्म हुआ था, अर्थात ए सही होगा। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? आप यहां पर देख रहे हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी भूषण। इसका सही उत्तर तुलसीदास होगा, अर्थात बी। सूरदास किस शाखा के कवि थे? उत्तर आप देख रहे हैं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राम भक्ति शाखा के कवि। एक मिनट इसको सुधार कर देखा जाए। सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। सुधार कर फिर सुन लीजिए। सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अर्थात बी इसका उत्तर सही होगा। पद्मावत किसकी रचना है? आप 4 रचनाकारों को देख रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो इसमें पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अर्थात ए सही होगा। तुलसी दास का व्यक्तित्व कैसा था? अब यहां पर देख लीजिए, मृदुभाषी, विनम्र, शांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। वे मृदुभाषी भी थे, विनम्र भी थे, शांत स्वभाव के भी थे। तो इस तरह आपने जान लिया कि तुलसीदास का व्यक्तित्व उपयुक्त सभी था। सूरदास की अभिरुचि किस काम में है? आपको ऑप्शन में दिया गया पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपयुक्त सभी। इसका भी उत्तर डी ही होगा, उपयुक्त सभी। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। चुने भी आप कह सकते हैं। झरना, लहर, आंसू, उपयुक्त सभी। तो ये डी होगा, सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। झरना भी है, लहर भी है, आंसू भी है। आगे, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तो जनजन का चेहरा एक है। कविता के रचयिता गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी। में मुक्तिबोध उस कविता के कवि हुए, अर्थात ए सही होगा। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं, आप देख रहे हैं चारों का नाम, जिसमें सही है रघुवीर सहाय, अर्थात सी। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? आप ऑप्शन देख रहे हैं, लिखते थे, बोलते थे, गाते थे, बोलते और लिखते थे। इसका बी सही होगा। जे कृष्णमूर्ति प्रायः भाषण देते थे, शिष्य उनके भाषणों का संकलन कर लेते थे, बात अलग है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति आजीवन भाषण ही दिया, लिखने का काम कभी नहीं किया, अर्थात बोलते थे। बी होगा इसका सही। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी साहित्य इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ए। कुररियो शब्द का अर्थ बताएं। कुररियो शब्द का अर्थ होगा कूड़ा फेंकने की जगह, अर्थात डी। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, अर्थात डी होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रहे, मदन मोहन गुगलानी यहां भी लिखा गया है, तो आप इसको गलत मानकर इसको सही मानेंगे। दोनों में आप इस तरह की बात है तो कोई आप ले सकते हैं। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। ए होगा इसका सही।
शयन का संधि विच्छेद होगा, शयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सौ जोड़ यन, से जोड़ अन, सो जोड़ अन। इसका सही उत्तर सी है, से जोड़ अन शयन होगा। हिमालय शब्द संज्ञा है कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो हिमालय शब्द एक पहाड़ का नाम है, अर्थात व्यक्तिवाचक होगा, बी इसका सही होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार, अहम जोर कार, इसका सही उत्तर होगा, अर्थात बी होगा। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप देख रहे हैं भाषा स्त्रीलिंग है। अग्रज शब्द का विलोम होगा, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, तो उसका उल्टा होगा छोटा भाई, तो अनुज हो जाएगा, अर्थात बी। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा, अर्थात ए होगा। भार शब्द में प्रत्यय है, वैसे ध्यान रखिएगा हिंदी में मूल शब्द भार भी है, लेकिन भार शब्द में यदि हलंत लगा देंगे तो यह एक अलग किस्म का शब्द बनता है, और मेरी समझ से बी ही इसका सही होगा, और इसमें प्रत्यय काम करेगा। भार में र के नीचे हलंत लगाकर और प्रत्यय लगा देंगे, अर्थात बी इसका सही है। जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप पढ़ते होंगे, तो जिसका आशय महान हो वह महाशय कहलाता है, अर्थात इसका डी होगा। ओज शब्द का विशेषण क्या होगा? ओज का विशेषण ओजस्वी होगा, तो आप देख रहे हैं ए सही होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो प्रति आपको हो जाएगा। कूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, बी सही होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, सी सही होगा। तेल शब्द है कौन चीज? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो आप जानते हैं कि तेल को नापा या तौला ही जाता है, तो जिसको भी हम नाप तौल करते हैं वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, अर्थात बी सही होगा। पाप मुक्त समास है, तो पाप मुक्त समास का विग्रह करेंगे। पाप से मुक्त, पाप और मुक्त के बीच में से आ गया, इसीलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गिरि, अचल, भूधर, भू। आप यहां देख रहे हैं पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची भू होगा। अनुदार शब्द कौन सा समास है? अर्थात अनुदार कौन सा समास है? तो अनुदार के लिए आप देख रहे हैं कर्मधारय, नय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। अनुदार, आप अनुदार में अन को अनुदार, अनुदार शब्द में अ जो है वह नयात्मक है, वह नकारात्मक बोध कराता है, इसीलिए यह नय समास होगा। इसको आप सही ढंग से पढ़ेंगे, अनुदार होगा। ये गलती से अ के नीचे हर्षुकार लगा हुआ है। आगे संगठन शब्द का संधि विच्छेद होगा। समजोर गठन, संगठन, तो ए इसका सही होगा। निदान शब्द में उपसर्ग है, अब देख लीजिए निदान शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, मूल शब्द के पहले जो लगेगा वह उपसर्ग कहलाएगा। तो दान इसका मूल शब्द होगा, तो दान शब्द के पहले नी लगा हुआ है, तो इसका उत्तर नी वाला ये है, डी होगा। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात सी सही इसका होगा। बेफायदा शब्द कौन समास है? बेफायदा, आप यहां देख रहे हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। बे आपको अव्यय का रूप ले लेता है, इसीलिए यह
सी होगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप देख रहे हैं तो प्रार्थना स्त्रीलिंग शब्द है, ए होगा। घर शब्द का संज्ञा है। घर शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। घर शब्द जातिवाचक होगा, ये सही है। लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आप देख रहे हैं प्रत्यय क्या है, तो आप प्रत्यय हो जाएगा। यहां पर ध्यान रहे, लघु शब्द जब आप मूल लेंगे तो इसका प्रत्यय ता हो जाएगा, आ भी हो जाएगा, ता भी हो जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरी समझ में ता प्रत्यय होगा, क्योंकि इसमें लघु मूल शब्द होगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात बी सही होगा। पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण पैतृक होगा। पिता शब्द का विशेषण पैतृक होगा, सी। संख्यावाचक विशेषण है, यहां पर आप देख लीजिए संख्या 20 है तो डी सही होगा। जिसके शेखर पर चांद हो के लिए एक शब्द चंद्रशेखर होगा, सी हो जाएगा इसका सही। लघु शब्द का विशेषण है। लघु शब्द का विशेषण है, यहां पर आप देख लीजिए लग, लघो, लाघव, लघव, इसका सही होगा लाघव। लघु शब्द से लाघव शब्द बनता है, इसका सही रूप लाघव हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द, इसके लिए एक शब्द होगा निर्दय, बी होगा इसका सही। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास होगा। सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? सोमवार एक दिन का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक होगा, अर्थात बी। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द, तो इस अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहा जाता है। कविता लिखने वाली स्त्री को कवयित्री कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मनः जोर योग, अर्थात डी होगा। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है खीस काटना। दांत दिखाना का अर्थ हो गया खीस काढ़ना। तो इस तरह आपने देख लिया, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ हुआ खीस काढ़ना, अर्थात बी। लेन देन कौन समास है? लेन और देन, यहां सी हो जाएगा द्वंद्व। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ आप ऑप्शन में देख रहे हैं, बुरा हाल होना, पराजित होना, दूध पीना, बचपन को याद करना, तो इसका अर्थ होगा बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होगा बुरा हाल होना। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो इसका आप देखें नाखून शब्द पुल्लिंग होता है, अर्थात बी। अब आगे आप देखें खंड ब, जो विषय निष्ठ है, इसमें आप देखें कि आपको कई विषय दिए गए हैं निबंध के लिए, या दूसरा पाठ इसका दूसरा भाग इसका है। आपको परीक्षा में 2 खंड में प्रश्न रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक सब्जेक्टिव रहेगा। एक वस्तुनिष्ठ रहता है, एक विषयनिष्ठ रहता है। तो अब हम विषयनिष्ठ पर बात करते हैं। जो 8 नंबर का रहेगा निबंध, आपको कई विषय दिए जाएंगे, उसमें आपको एक लिखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर, आम चुनाव, भ्रष्टाचार, बाढ़ का दृश्य, पुस्तकालय, देशभक्ति। इस तरह आपको 4, 5, 6 बोर्ड पर निर्भर करता है, प्राय 4-5 देता ही है।
तो उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। इसके बाद 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो आपको 4-4 नंबर का है। यहाँ गलती से आपको 5 × 10 लिखा गया है, 4-4 नंबर का, 2 रहेगा 8 नंबर का। एक आपको लिखना है गद्य से, एक लिखना है पद्य से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गलती हुई है कि यहाँ पर व्याख्या, प्रश्न तो लिख दिया गया व्याख्या, लेकिन यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न को दिया गया है। आप यहाँ पर देखें कि सच है, नहीं, इसको आप व्याख्या के रूप में ही देखें, क्षमा करेंगे, व्याख्या के रूप में ही देखें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये व्याख्या पंक्ति ही है। यहाँ पर सिर्फ गलती हुई है, 4 × 2 होना चाहिए, जो 8 नंबर का है। यहाँ पर ये आपको गद्य के लिए दिया गया है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बातचीत पाठ से है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। यह आपको एक लेख, एक पत्र पाठ से है। और इसके बाद इस दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। इसके बाद फिर आपको 2 कविता से दिया जाएगा, जैसे कौन कौन है जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अधिनायक कविता की ये पंक्ति है। रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक है, जिसकी ये पंक्ति है। इसकी व्याख्या करना है। और फिर जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संचित भय भृंगलता भूले। ये आप देख रहे हैं सूरदास के पद से उद्धृत है। तो इस दोनों में से कोई एक, और फिर उस दोनों में से कोई एक, 2 व्याख्याओं को आपको लिखना है, एक गद्य से और एक काव्य से, जो 4-4 नंबर का होगा। आपको 8 नंबर का व्याख्या लिखना है। तीसरा प्रश्न है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में आपको एक आवेदन पत्र रहता है और एक आप व्यक्तिगत पत्र रहता है। यह पत्र भी, इसका मार्किंग गलत है, 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का ये रहेगा, एक आवेदन पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र। जैसे आप देख रहे हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें, या फिर परीक्षा की तैयारी के बारे में बतलाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो इस तरह आपने देख लिया कि पत्र लेखन 5 नंबर का रहता है। 5 आपको दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 5 अंक का वह होगा। इसके बाद फिर 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 2-2 नंबर का होगा, अर्थात 10 नंबर का ये है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखें। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, कभोक अम्ब अवसर पाई यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है। ये जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 5 प्रश्नों का उत्तर जो 2-2 अंक का है, अर्थात 10 नंबर का है ये। इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय लिखना है। दीर्घोत्तरीय 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है,
जो 5-5 नंबर का रहेगा। 15 नंबर का है, जैसे डायरी क्या है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, गांधी जी की शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, पुंडरीक जी कौन थे, उनके बारे में लिखें, हृदय की बात का क्या अर्थ है, भूषण रीतिकाल को किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। इस तरह आप देख रहे हैं कि 6 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो 5-5 नंबर का रहेगा, अर्थात 15 नंबर का आपको प्रश्न रहेगा। और फिर अंत में छठे प्रश्न के रूप में एक आपको संक्षेपण के लिए अनुच्छेद दिया जाएगा, जिसको शीर्षक के साथ आपको संक्षेपण लिखना है, जो 4 नंबर का रहता है। आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को 1/3 में आपको लिखना है। इस तरह आपने तीसरे मॉडल सेट को जाना, सुना, पढ़ा या अभ्यास के लिए आपको दिया गया है। आप इसके आधार पर अभ्यास करेंगे तो यह व्याख्यान अब पूरा हुआ। आप लोगों को धन्यवाद। आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट भी दिया गया है। यह आंसर शीट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए है। धन्यवाद।